बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट एंड मेरे वो भाई जो कानून के शोबे के साथ मुंसलिक हैं वो भी मेरी इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो लीगल स्पीकिंग को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नया लेक्चर आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट चलते हैं आज के टॉपिक की जानब। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। तो आज इस कानून दाद रसी ख़ास एक्ट 1877 का मुख्तसर मुकम्मल तारफ़ होगा और तमाम पार्ट्स जो इसके हैं और जो चैप्टर्स हैं उनका मुख्तसर तारफ़ करवाया जाएगा, जो कि आने वाले लेक्चर में हम तफसील के साथ सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं 1877 में जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया था इसको उर्दू में दाद रसी ख़ास एक्ट 1877 भी कहते हैं। स्टूडेंट इसके 3 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स पहले जो हैं वो पहले पार्ट्स में तो सेक्शंस हैं और वो आपको नज़र भी आ रहे होंगे, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 7 तक हैं। दूसरे पार्ट्स जो है उसके चैप्टर से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर और ये चैप्टर नंबर 8 तक है दूसरा पार्ट, और थर्ड पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 और 10 पर मुनसर है। ये बहुत ही ख़ास कानून है जो कि हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहमियत के हमल हैं जो आते हैं। तो चलते हैं पहले पार्ट्स में। इसका नाम, तारफ़ और इसका इतलाक़ के बारे में बताया गया कि दाद रसी ख़ास कैसे दी जाएगी और इसका इतलाक़ कैसे किया जाएगा। दूसरे पार्ट्स में जो दूसरे पार्ट का पहला चैप्टर है वो कब्ज़ा के मुतालिक है, रिकवरी ऑफ पोजेशंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कब्ज़ा है ज़मीन का कब्ज़ा लेना हो या फिर गैर मनकूहा जायदाद यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का कब्ज़ा लेना हो, मसलन गाड़ी या पैसे वगैरह, तो उसका कब्ज़ा लेने के लिए भी इसमें तरीक़ाकार बताया गया है कि ये कैसे लिया जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें मायदों के बारे में बताया गया कि तकमील मायदा कैसे होगा और एक अदालत के ज़रिए जो मायदों की तकमील है वो कैसे करवाई जा सकती है और किन किन सूरतों में मायदों की तकमील जो है वो नहीं हो सकती। तो इसके बाद अदालत का इख्तियार क्या है इसमें सारे चीज़ों में कि मायदा किस सूरत में अदालत वो उसको करवाएगी तकमील और किन सूरतों में अदालत जो है उसको तकमील नहीं करवाएगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया कि किस सूरत में एक मायदा उसको दुरुस्त किया जा सकता है और किन किन सूरतों में किया जा सकता है और दुरुस्त करने का जो इख्तियार है वो किसके पास है और दुरुस्त करने के बाद इसका तकमील कैसे होगी और दुरुस्त क्यों करवाया जाएगा। बेसिकली उसमें कोई मिस्टेक होगी या कोई ऐसी वजह होगी जिसमें कि उसको दुरुस्त करवाना ज़रूरी होगा, तो जिस वजह से इसको दुरुस्त करवाया जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, वो है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट को कब रिसाइंड कर दिया जाएगा अदालत की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इसमें कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के बारे में बताया गया कि अदालत किन किन सूरतों में एक मायदे को रिसाइंड कर सकती है, यानी उसमें मुख्तलिफ सूरतें होंगी। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें दोनों पार्टीज़ को उसका नुकसान होता होगा, तो उस सूरत में अदालत जो है वो उनका वो हम तफसील से साथ पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है इसका कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये कि किन किन सूरतों में अदालत एक मायदे को कैंसिल करवा सकती है और कौन सी पार्टी कैंसिल करवाने के लिए अदालत में आ सकती है और दूसरी पार्टी को अदालत क्या कंपनसेशन देगी अगर वो कैंसिलेशन हो जाती है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 6 ये सेक्शन 42 सेक्शन 43 के ऊपर मुनसर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस्तक़रार हक़ के दावे जो हैं वो तकरीबन हर अदालत में ये इस्तक़रार हक़ के दावे किए जा रहे होते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही हम तफसील के साथ पढ़ेंगे और तफसील के साथ समझेंगे जब हम लेक्चर सीरीज़ में जाएंगे आगे। ये डिक्लेरेटरी डिग्री है कि इस्तक़रार हक़ क्या है और कौन कौन इस्तक़रार हक़ मांग सकता है, इस्तक़रार हक़ पर बार क्या है और इस्तक़रार हक़ की जो डिग्री है उसका इतलाक़ किन किन पर होगा। उसके बाद चैप्टर 7 है जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में है कि किस सूरत में एक पार्टी जो है वो अदालत से नुमाइंदा जो है वो नामज़द मुकर्रर करवा सकती है और उस नुमाइंदे के पास क्या क्या पावर्स होंगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या होंगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है जो कि ओमिटेड कर दिया गया है और अभी पार्ट 3 स्टार्ट होता है, जो पार्ट 3 सेक्शन 52 से स्टार्ट होता है इसका।
یہ پارٹ 3 اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ فار دی پریکٹس پوائنٹ آف ویو. تو پریونٹیو ریلیف کیا ہے بیسکلی اس میں یہ بتایا گیا ہے. چیپٹر نمبر 9 میں انجنکشن کے بارے میں بتایا گیا ہے جنرلی کہ انجنکشن بیسکلی کیا ہے اور حکم امتناعی جس کو اردو میں حکم امتناعی کہتے ہیں تو کن کن صورتوں میں جاری کیا جا سکتا ہے اور عارضی حکم امتناعی کیا ہوتا ہے. چیپٹر نمبر 10 جو ہے وہ پرپیچول انجنکشن کے بارے میں اس کو ڈسکس کرتا ہے کہ پرپیچول انجنکشن بیسکلی کیا ہوتا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں حکم امتناعی دوامی. کیا ہوتا ہے, کب جاری ہوتا ہے اور کن کن صورتوں میں جاری نہیں ہو سکتا اور کب خارج کیا جا سکتا ہے. تو امید ہے آپ کو آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا جو کہ ایک مکمل اور مختصر تعارف تھا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ فائدے کا باعث ہو سکے. بہت شکریہ.